हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द देसी ओडिसी। मैंने कुछ वीडियोस पहले एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे एक लेडी ये बोल रही थी कि उन्होंने कनाडा छोड़ के वो वापस इंडिया चले गए थे। उनके क्या रीजंस थे, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। दोज वर हर रीजंस व्हाई शी लेफ्ट कनाडा एंड मूव टू इंडिया। बट आई केम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो वेर इन अ जेंटलमैन सेज दैट वो कनाडा छोड़ के इंडिया गया था, बट उसको कुछ रियलाइज़ हुआ एंड कुछ ही टाइम में वो वापस आ गया। जब आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है कनाडा के बारे में, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ की एनवायरनमेंट के बारे में, कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव फील कराती है। सो मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करना चाहता था एंड अपने कमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। This was me 2 years ago. उस सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में जब मोस्टली सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कई बार जाओ तो एंट्री के पहले आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक होता था, और अगर गलती से कोई आपके सामने छींक दे तो उसी जमाने में मैं घर से काम करते हुए दिन रात बस एक ही चीज सोचता था, मेरी पीआर कब आएगी यार पीआर का वेट करते हुए बस फिर एक दिन यूं ही मन करा और इंडिया की टिकट करवा ली। बाहर में जाए पीआर। आई वॉज फाइनली गोइंग बैक टू इंडिया आफ्टर 4 years। फ्लाइट बुक करवाने के तो सबसे पहले ये जो जेंटलमैन है ये शायद कनाडा आए थे एंड एज अ स्टूडेंट आए थे या ऑन अ वर्क परमिट आए थे। इनके पास पीआर नहीं था, तो एक अनसर्टेनिटी यहाँ पे आ जाती है कि जिनके पास पीआर नहीं होता या फिर जिनको लगता है कि उनका पीआर नहीं आ पाएगा, उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि वो शायद वापस चले जाए। एंड ये जायज़ भी है, क्योंकि जब तक आपको एक परमानेंसी की फीलिंग नहीं आएगी आप कहीं पर सेटल्ड फील नहीं करोगे। सो दिस वॉज वन पॉइंट, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स अहेड। बाद ही मुझे एक न्यूज़ मिली। I have a good news. I just got my PR. Take a look at this. Wow. चलो PR तो आ गई, लेकिन अब PR कार्ड को आने में 3 मंथ्स और लगते। लेकिन मेरी इंडिया की फ्लाइट बस अब 1 वीक में ही थी, सो मैं PR कार्ड के बिना ही इंडिया के लिए निकल गया। सो हम कितना भी प्लान कर ले, कभी भी कोई ऐसा टाइम नहीं आता जहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली फील करते हैं कि अब हमें इंडिया जाना चाहिए। जब हम भी पिछले साल इंडिया गए थे तो इट वाज लाइक इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट। हमने 1 महीने पहले या 15 दिन पहले डिसाइड किया एंड हम निकल गए थे। ऐसा इन जेंटलमैन ने भी किया। इनको मन किया आफ्टर कोविड दैट कोविड ख़त्म हो गया होगा, लेट्स गो एंड मीट विद आवर फैमिली, कैच अप विद आवर लव्ड वंस। सो इन्होंने फ़्लाइट बुक किया एंड इंडिया चले गए। Reverse migration is not a new thing. It has been happening since the beginning of the immigration. हाँ, इतना जरूर है कि पिछले 1-2 साल में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गई है। 2 साल पहले मैं भी कनाडा से इंडिया वापस आ गया, अपना सारा सामान उठाया, एक स्टोरेज स्पेस रेंट करी और उधर रख दिया। सच बोलूं तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं कभी वापस जाऊंगा भी या नहीं। उसके कुछ रीजंस थे। सो इस सेगमेंट में ये रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बता रहे हैं एंड ये बता रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन इट्स नॉट अ न्यू थिंग, पहले से होते आ रहा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस राइट नाउ इन दिस कंट्री। इकोनॉमिकल डाउनफॉल है, रेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि रिवर्स माइग्रेशन की तरफ इंसान सोचता है। सो ऐसे ही कुछ रीजंस है जो ये बता रहे हैं। लेट्स लिसन टू व्हाट एक्चुअली हिज रीजंस वर। इंडिया से कनाडा मूव हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं मिल पाया था इंडिया वापस जाने का, थैंक्स टू कोविड। हाँ, कोशिश करी थी, फ्लाइट्स भी बुक हो गई थी, लेकिन कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गई और फिर मैं जा नहीं पाया। चलो, एनी हाउ आई केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड, फोकसिंग ऑन माई लाइफ हियर इन कनाडा। जितना हो सकता था उतना अपने आप को बिजी रखा ताकि होम सिक ना फील हो। लोनलीनेस इज़ वन ऑफ द की रीजंस वाई पीपल फील दैट दे आर नॉट एट होम। उनको लगता है कि उनको वापस जाना चाहिए। उनके आगे पीछे सराउंड करने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं होता, दोस्त कम होते हैं, घर वाले नहीं होते, ऊपर से 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें से कोविड था जब आप बाहर भी नहीं निकल पाते थे। सो ये काफ़ी बड़ा रीज़न हो जाता है कि एक आपको पुश करता है ऐसे ड्रास्टिक डिसीजंस लेने के लिए। वही सर जी के साथ हुआ था। इनको लोनलीनेस एक फैक्टर लगा जहाँ पे इनको ये लगा कि घर वापस जाना चाहिए। बट स्टिल फैमिली से ज़्यादा तो क्या ही इंपॉर्टेंट होता है। बस उसी टाइम से मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ गया इंडिया वापस जाने का। Secondly, the cost of living got very high, especially in the last few years. The rent, the groceries, gas prices, सब कुछ बस बढ़े ही जा रहा था। वैंकूवर तो एक पॉइंट पे सबसे एक्सपेंसिव सिटी बन गई थी, and that's where I lived.
बट थैंकफुली उस टाइम मेरी जॉब चल रही थी. आई वॉज एबल टू मैनेज माई एक्सपेंसेस, बट साइमल्टेनियसली द टैक्सेस वर सो हाई. बिफोर स्टार्टिंग अनदर पॉइंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब दूसरी कंट्री में आए या फिर आप कहीं भी जाए, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप फ्रीक्वेंटली ट्राई करें कि अपने लव्ड वन से मिलते रहें. इफ़ नॉट, try to call them on a daily basis. We make a point that we call our parents twice a day. तो हम इतना तो कर ही सकते हैं. We can do this bit कि हम अपने प्यार करने वालों से, अपने घर वालों से, मम्मी पापा भाई बहन से एटलीस्ट उनसे बात करें ताकि कनेक्शन का फील रहे एंड हम उनके साथ बातें शेयर करें, अपना अकेलापन दूर करें. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक दूर देश जाते हो तो. सेकेंड पॉइंट पे सर जी बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा फैक्टर था जिन्होंने उनको पुश किया ये सोचने में कि उनको वापस जाना चाहिए, क्योंकि वैंकूवर में रह रहे थे एंड हम सबको पता है कि टोरंटो और वैंकूवर काफ़ी कॉस्टली सिटीज़ है. यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बाकी खर्चे बहुत ज़्यादा है. ऑन टॉप ऑफ दैट टैक्सेस हैं. आई नो टैक्सेस है, बट आई वुड नॉट से दैट टैक्सेस शुड बी अ रीज़न टू थिंक अबाउट गोइंग बैक, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर किसी को यहाँ पे आने से पहले पता होता है, या हर किसी को ये आइडिया होता है कि इतना टैक्स इस देश में कटेगा. दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, सो आई डोंट थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट point to think about. हाँ, expenses is one of the key reason wherein you can even think of maybe a point of going back. That too आपको already पता होना चाहिए कि ये देश महंगा है and यहाँ पे पैसा कम बचेगा. And lastly, you know what is the worst part about Canada? It's the healthcare system here. Don't get me wrong, it's good and it's free. But what is the benefit if you cannot use it when you actually need it? ये बहुत ही कंसर्निंग था मेरे लिए बिकॉज आई स्टार्टेड हैविंग सम हेल्थ इश्यूज एंड आई डिड नॉट गेट एनी प्रॉपर केयर हियर. दिस बिकेम अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कनाडा की, बट मेरे लिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिंग थी एंड दैट्स बिकॉज ऑफ विच आई डिसाइडेड टू फाइनली मूव बैक टू इंडिया. और तीसरा और आखिरी पॉइंट ये बोलते हैं कि यहाँ का हेल्थ केयर अच्छा नहीं है एंड ही वॉज फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज़ एंड दैट वॉज अ नेल इन द कॉफिन दैट उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको वापस जाना चाहिए. आई नो हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है, उसकी वजह से वेटिंग टाइम्स काफ़ी ज़्यादा है. ऑन टॉप ऑफ दैट जो डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर में ये लोग यहाँ पे आते हैं, उनको जल्दी से इक्विवेलेंसी नहीं मिलती, वो जल्दी से सिस्टम में नहीं आ पाते. 5 से 7 साल तक लग जाते हैं उनको एक इक्विवेलेंसी लेने में. उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करने में. दिस कैन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू इवन थिंक अबाउट गोइंग बैक. बट मैं साथ साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी ऐसी जगहें होती हैं जो डेंस जगहें नहीं होती. फॉर एग्जांपल आप ओंटारियो में ले लो, जो डरहम रीजन है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं है, तो आपका नंबर आ जाता है. इमीडिएटली नहीं आएगा बट 1-2 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा. सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ है. आप जहाँ पे चूज़ करते हो रहना उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड कर जाता है कि वहाँ का हेल्थ केयर कैसा हो. फाइनली अब इंडिया आ गया. बहुत मज़ा आ रहा था. फैमिली को मैं 4 साल के बाद मिला. ट्रिप्स पे जाने लगा, खूब एंजॉय करा, मानो कि जैसे किसी जेल से आज़ाद होकर आया हूँ. इनिशियली इंडिया को कनाडा से कंपेयर करता, जैसे कितना पोल्यूशन है, हर कोई फालतू में हॉर्न बजाता है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, वगैरह वगैरह. बट 2 महीने रहने के बाद जैसे आदत सी हो गई थी और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा. इनिशियली जब हम जाते हैं, अपने घर जाते हैं, हमें बहुत पैम्पर किया जाता है, हमें काफ़ी ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है, हम घूमने लगते हैं. वही सब इन भाई जी ने किया, सर जी ने किया. ये अच्छे से एंजॉय करने लगे, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होने लगे. एट द सेम टाइम ही वॉज स्टिल इन कैनेडियन माइंड फ्रेम कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन है इंडिया में, यहाँ पे फालतू में लोग हॉर्न बजाते हैं, यहाँ पे भीड़ भाड़, जो भी हम लोग कंपेयर करते हैं वो रीज़न है. एंड जो कि सही भी है. आप जब कहीं जगह मूव करते हो आप हमेशा कंपेयर करते हो. व्हेन यू कंपेयर बैड थिंग्स अबाउट समथिंग देन यू ऑल्सो कंपेयर गुड थिंग्स अबाउट इट. दैट इज़ वॉट वॉज हैपनिंग एंड वही इन्होंने किया था. बट उसके बाद कुछ टाइम में ही गॉट यूज टू इट एंड उनको वो सब चीज़ की आदत पड़ गई. बारी थी थोड़ा लाइफ में सीरियस होने की. इंडिया चले तो गए, लेकिन अब करियर का क्या होगा, आगे करना क्या था, मुझे ये सब सोच के स्ट्रेस होने लगा. I come from a business family based out in Amritsar. So for me, if I plan to settle down there, I had to join my family business since the job opportunities there are close to none. I wasn't interested in that sort of business since I have a tech background. So for sure, मुझे किसी बड़ी सिटी में ही मूव करना पड़ता अगर अब मुझे टेक में करियर बनाना है तो. सो एक बहुत मेरे को कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन लोगों से सुनने को मिलता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है.
इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वो कुछ लिमिटेड शहरों में है। मैं रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं कर रहा, बट अगर आप देखो तो कुछ ऐसे स्टेट्स है, कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल बेंगलोर हो गया, पुणे, मुंबई, गुड़गांव एंड कुछ कुछ जगह पे फॉर एग्जांपल चेन्नई हो गया, चंडीगढ़ हो गया एंड फॉर एग्जांपल मैसूर हो गया। ये कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी टेक की अपॉर्चुनिटीज़ है। बाकी अगर आप छोटे शहरों की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जम्मू की बात करूँगा, वहाँ पे क्लोज टू नन अपॉर्चुनिटीज़ है। इन्हीं भाई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये अमृतसर में रहते थे, वहाँ पे सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। टेक अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखोगे तो उतनी ज़्यादा नहीं होती। वन की रीज़न ऑफ कंपेयरिंग इंडिया टू कनाडा इज़ दैट आप मेट्रो सिटीज़ को कंपेयर ना करें, आप ओवरऑल कंट्री को कंपेयर करें। अब वहाँ मूव करने के बाद भी एक तरह से मुझे स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ता। पहले करियर बनाओ, फिर घर खरीदो, फिर अपनी लाइफ सेट करो, और फिर भी श्योर नहीं कि उसके बाद भी कितना स्ट्रगल होगा, वहाँ मन लगेगा भी कि नहीं, सिंस फैमिली तो अभी भी दूर ही हो। अगर आप इंडिया की बात भी करो तो काफ़ी सिचुएशंस में आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जम्मू से हूँ, मेरे को जॉब के लिए बेंगलोर में रहना पड़ रहा था, जो कि अराउंड 3000 किलोमीटर दूर था। एंड फ्लाइट में भी अगर हम निकलते हैं तो 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि देयर इज़ वेटिंग टाइम एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट्स नॉट दैट कि आप हर दिन या हर महीने अपने पेरेंट्स से मिल पाओगे, आपको फिर भी 6 महीना या 1 साल भी वेट करना पड़ सकता है। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, सो ऐसा नहीं है कि आप कनाडा में ही दूर हो अपने घर वालों से, आप इंडिया में रह के भी अपने घर वालों से दूर हो सकते हो। हाँ, देर आर सम लकी पीपल जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं एंड मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है अपने घर की फीलिंग का भी, एंड उनको लगे हाथों जॉब भी बहुत अच्छी सी मिल जाती है। और ये सब सोच के एहसास होने लगा कि जिन रीजंस की वजह से मैं ओरिजिनली कनाडा मूव हुआ था, उन सब रीजंस ने तो मुझे दोबारा घेर लिया यहाँ पे। लगभग 11 महीनों के बाद मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जब मुझे लगने लगा कि इट्स बेटर टू मूव बैक टू कनाडा एंड कंटिन्यू बिल्डिंग माय लाइफ देयर, बिकॉज it doesn't make any sense to keep on starting a new life again and again at different places. जब आपने इतनी मेहनत करी ली है, आपने एजुकेशन ले लिया, आपने वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, आपने यहाँ के एनवायरनमेंट को देख लिया है, आपको सब कुछ पता है जगह के बारे में, स्क्रैच से फिर से लाइफ स्टार्ट करना डजंट मेक एनी सेंस अनलेस इट्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मरने तक की बात आ रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है, इट डजंट मेक एनी सेंस टू इवन थिंक अबाउट इट कि मैं वहाँ पे जाके काम करूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, वहाँ पे वो जो दीदी थी उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है, एंड तभी वो इंडिया चले गए। सो इफ़ यू आर अमंग दोज जिनको ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा काम हमें यहाँ करना पड़ता है, देयर इज़ नो वन टू हेल्प एंड मुझसे नहीं होगा, एंड आपको उस चीज़ों की आदत है, देन येस इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव हेयर, बट अदर देन दैट एवरीथिंग रिमेन्स सेम, all things are constant, struggle is constant, success हर जगह मिल सकती है। so you are the better judge कि आपको कहाँ रहना है, कनाडा, इंडिया या किसी और देश। हाँ, ये ज़रूर है कि वो 11 मंथ्स मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम में से थे, जब मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, बहुत एंजॉय करा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने अपने आप को टाइम दिया और सीखा कि मुझे अपने लिए लाइफ में क्या चाहिए। Since I returned, I worked hard to get a job in one of the top tech companies. I now have a family here too, and we also bought our first home here. Although healthcare here is still poor, but it depends how manageable is it for you. और भगवान करे कभी किसी को डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। जब आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हो कि आप एक बार आपने देख लिया, 11 महीने तक आप इंडिया में रह गए, आपने सब कुछ देख लिया कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, प्रोज एंड कॉन जब आपने लिस्ट कर लिए, एंड उसके बाद आपने कोई चीज़ डिसाइड की है, देन यू शुड स्टिक टू दैट डिसीजन। इन दिस केस सर जी वापस कनाडा आ गए, इन्होंने अपने यहाँ पे लाइफ बनाई, यहाँ पे शादी भी कर ली एंड घर भी खरीद लिया। ही डिड नॉट स्ट्रगल दैट मच, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल ऑलरेडी वो कर चुके थे कनाडा में। उनको आसानी होगी वापस रीसेटल होने में, क्योंकि मन में दिमाग में वो कभी यहाँ से गए ही नहीं थे। वो इंडिया गए थे एक साल के लिए आप लगा लो, उस टाइम में उनको एक रेवलेशन हुआ कि दिस इज़ नॉट ही वाज सपोज्ड टू डू, एंड दैट्स व्हाई ही केम बैक टू दिस कंट्री। So overall, life in Canada worked out pretty good for us. It's just that you need to analyze the pros and cons of where you want to live. Let it be India, Canada, or anywhere else in the globe. You should choose wherever you think you will be happier. Love,
peace and Rab Rakha. एज आई सेड, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भी यहाँ पे आ रहे थे, हमने भी काफ़ी मेहनत से, काफ़ी दिमाग लगा के हमने एक लिस्ट बनाई थी, जहाँ पे हमने बोला था कि इंडिया में हमारी इतनी सैलरी है, कनाडा में कितनी होगी या कितनी हो सकती है। वर्स्ट के सिनारियो हमने पकड़ा था कि शायद हमारी जॉब भी ना लगे तो हमें कितना टाइम लग सकता है सेटल होने में। उस केस में भी वी हैड अदर प्रोज एंड कॉन्स। फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर कैसा है, या फिर रेंट कैसा है यहाँ का, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, वगैरह वगैरह। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट काइंड ऑफ एनालिसिस एंड मेक योर डिसीजन। दिस वॉज अ ब्यूटिफुल वीडियो wherein a person took a chance. What he thought he would do, he did that. उसके बाद भी उसको शर्म नहीं आई कि मैं शायद उस डिसीजन पे वापस चले जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। ही हैड अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक बिजनेस क्लास फैमिली से, तो पैसे वगैरह की भी टेंशन नहीं थी। बट ही वॉज़ वेरी सर्टेन दैट उसको लाइफ से क्या चाहिए। ही कम्स फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड एंड उन्होंने ये बोला कि अगर मेरे को टेक के लिए काम करना है तो मेरे को इंडिया में मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ेगा, जो अगेन दूर हो जाएगा उनके लिए, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, हेल्थ केयर है। जैसे मैंने बोला, इंडिया में हेल्थ केयर उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है हेल्थ केयर उनके लिए ना के बराबर होता है। सो देयर आर फैक्टर्स दैट यू शुड ऑल्सो कंसिडर अगर आप ऐसा डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉज अ पीआर। जब आप किसी कंट्री के हो जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा के पीआर हो, तो आपको एक सर्टेनिटी तो है दैट आप इस देश से बाहर नहीं निकाले जाओगे, आपको एक परमानेंसी की फील होती है। आई वुड नॉट से द सेम अबाउट स्टूडेंट्स। देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु थिंक अबाउट गोइंग बैक एंड दे डू गो बैक। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इंसान, एक स्टूडेंट है, वो ये सोच रहा है कि वो कनाडा में क्या कर रहा है, यहाँ पे शिफ्टें मार रहा है, यहाँ पे मेहनत कर रहा है, एंड वो एक टाइम आ जाता है, वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है जब वो ये देश छोड़ के इंडिया जाने का सोचता है। एंड किसी मोमेंट पे वो एक डिसीजन सही भी है, बिकॉज दिस कंट्री कैन बी वेरी हार्श ऑन यू इफ़ यू डोंट गेट अ सेंस ऑफ परमानेंसी और इफ़ यू डोंट गेट अ गुड जॉब। वी केम हेयर एज पीआर्स। हमें पहले से ही पता था कि हम जब इस कंट्री में आएंगे, वी हैव टू गिव आवर 1000% टू मेक आवर लाइफ गुड. And that's what we are trying to do. That's what we have tried to do in last 2 years. We saved some money, we bought our house, we didn't buy our car for say first 1.5 years. हमने अपने expenses limit किए, हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पैसा वैसा बनाया, and now we are here. So अगर आप भी कनाडा में हो and आप वापस जाने का सोच रहे हो, किसी भी कंट्री से आप आए हो, सो टेक योर टाइम, मेक दैट लिस्ट, जहाँ पे आप प्रोज एंड कॉन्स, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिटेल्ड वहाँ पे लिखो, एंड आप कंपेयर करो कि कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है। एंड इवन आफ्टर डैट, अगर आपको ये लगे कि आपने डिसीजन सही नहीं लिया है, देयर इज़ नो हार्म ऑफ टेकिंग अ यू टर्न एंड गोइंग बैक टू वेयर यू आर फ्रॉम और वेयर यू वर लिविंग। तो आई रियली लव दिस वीडियो एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। शायद आपको इस वीडियो को देखने से थोड़ा सा पता चला हो कि क्या क्या चीज़ें होती है हमें कंसिडर करनी चाहिए, या फिर क्या क्या एक जर्नी होती है इंसान की। हर किसी इंसान की अलग जर्नी होती है। शायद आपको कुछ आइडिया मिला हो, या आप अगर सोच रहे हो वापस जाने का, तो कुछ आपको एक जो है इंस्पिरेशन मिली होगी कि थिंग्स कैन गो वेल फॉर यू। इफ़ देयर आर सम अदर रीजंस, आई कैन अंडरस्टैंड। देयर इज़ नो बाउंडेशन, और कोई आपको बांध के नहीं रख रहा कि आपको ये चीज़ करना है। सर के ऊपर बंदूक किसी ने नहीं रखी। इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड आई होप आप जो डिसीजन लोगे वो अच्छा ही हो, क्योंकि भगवान हर किसी के साथ अच्छा ही करता है। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं इन सर जी का अकाउंट भी टैग कर दूंगा अपनी वीडियो में, उनको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।